नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण भूगोल के अंतर्गत एक बहुत बड़ी समस्या पर्यावरणीय समस्या के रूप में देखी जाती है, जिसे कॉलेप्स ऑफ बिग डैम्स या बिग डैम फेलियर या डैम बर्स्ट के नाम से जाना जाता है। क्या होता है? तो जैसे इसी नाम से ही पता चल रहा है कि डैम क्यों बनाया जाता है। तो डैम बनाने के पीछे हमारा जो मेन रीजन ये रहता है कि हमें एक तो जो रिवर है उस रिवर के वाटर को कंट्रोल करना है कि जो पानी है जो इधर उधर बह रहा है या किसी प्रकार के नुकसान पहुंचा रहा है या फिर बिना किसी यूजेज के जो वाटर है वो सीधा सीधा ओशन के अंदर चला जा रहा है। तो उस वाटर को हमें कंट्रोल करना है, उसको यूज करना है। तो इस प्रकार के बड़े बड़े डैम्स बनाकर उसको हम मल्टीपर्पज रखे जाते हैं, या उसके ऊपर हम पेयजल की सुविधा के लिए भी कह सकते हैं, या हाइड्रो इलेक्ट्रिकल जो प्रोजेक्ट्स है वो स्टेब्लिश कर सकते हैं, या फिर उस पर हम नहर निकालकर उसको सिंचाई के लिए यूज करते हैं। तो अलग अलग प्रकार के यूजेस के साथ हम इस प्रकार के डैम बनाते हैं। लेकिन यही जो डैम जो होता है, अब वो जो डैम होता है हमारे लिए काफी बेनिफिशियल माना जाता है, लेकिन जो डैम होता है वह बेनिफिशियल उस समय माना जाता है जब हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण होता है, या फिर हमें बहुत ज्यादा, हाँ नो डाउट बहुत अच्छे बेनिफिशियल रहते हैं, लेकिन जब टूट जाता है या जिस भूमि पर इसका निर्माण किया जाता है तो वहां पर कुछ इस प्रकार के इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, और फाइनली जब वो टूट जाता है तो बहुत बड़ी एक इन्वायरमेंटल हैजार्ड के रूप में देखा जाता है। तो बड़े बांधों के बनाने के मामले में देखें तो भारत जो है दुनिया में तीसरे नंबर पर स्थान रखता है, और राहत और पुनर्वास के मामले में बात करें तो फिसड्डी कहा जाएगा, क्योंकि हम बना तो लेते हैं लेकिन जब इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो जैसे कि हमने जहाँ पर डैम बनाया है तो वहाँ के जो लोग हैं उनको वापस कहीं दूसरी जगह पर हमें बसाना है, तो वहाँ पर हम थोड़े से पीछे ही रहते हैं। आजादी के बाद बात करें तो सबसे बड़ा जो लंबा बांध जो था हीराकुंड था, और उस समय इसका जो उद्घाटन है पंडित नेहरू के हाथों कहा गया, और उन्होंने कहा कि ये आधुनिक भारत के मंदिर है, यानी पूजा स्थल है, जिसे हमें क्या आशीर्वाद के रूप में बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। फिर जहां पर बांध बनाया जा रहा है वहां पर विस्थापितों की समस्या पर उन्होंने कहा कि देश हित में थोड़ी तकलीफ तो उठा ही लेनी चाहिए, और देश हित में तकलीफ उठाने का हाल ये है कि भाखड़ा और जो हीराकुंड बांध है, भाखड़ा नागल जो बांध है, वहां से जो लोगों को हटाया गया था, तो वहां पर लाखों लोगों में से कईयों के वंशज आज भी इंतजार ही कर रहे हैं कि हमें कई नई जगह पर बसाया जाएगा। तो या फिर तो वो रिक्शा चला रहे हैं या मजदूरी कर रहे हैं, फिर कह सकते हैं कि इस प्रकार की चीजें राजनीति के अंदर चलती रहते हैं। 1958 में भाखड़ा नांगल परियोजना का उद्घाटन हुआ तो उस समय कहा गया कि भारत विशालता के रोगों से पीड़ित हो रहा है। उस समय मुख्यमंत्रियों को लिखे एक पत्र में उन्होंने इस बात पर कहा, जोर दिया कि विकास परियोजनाओं की जरूरत और पर्यावरण की सुरक्षा की आवश्यकता में बैलेंस बना है, यानी विकास हो लेकिन पर्यावरण भी सुरक्षित रहे, तो इस बैलेंस को कैसे बनाया जा सकता है। इसके बाद सरदार सरोवर बांध बनाया गया, और नदियों कहा गया कि नदियों का जो जल होगा उसकी क्षमताओं का बेहतर प्रयोग होगा, प्रदूषण मुक्त बिजली बनेगी, क्योंकि बिजली हम अभी तक कोयले से ही बना रहे थे। खेतों में सिंचाई की जा सकी थी, लेकिन 50 के दशक आते आते इसमें बहुत बड़ी बड़ी समस्या हमें सामने नजर आती है। यानी न केवल पर्यावरणीय समस्या है, बल्कि हम देख सकते हैं कि भूकंप जैसी समस्या भी इसी डैम से जोड़ी जाने लगी। कुछ वर्षों में दुनिया की लगभग आधी से ज्यादा आबादी उनमें से बांधों के साये में होगी, जो पूरी उम्र कर चुका है या फिर करने वाले, यानी ऐसे बांध हैं जो काफी पुराना अभी वर्तमान समय में देखें तो बहुत ज्यादा जो बांध है, यानी अगर वर्ल्ड रजिस्टर ऑफ लार्ज डैम्स को अगर देखें तो दुनिया में लगभग लगभग 60,000 के आसपास बड़े बांध हैं, लेकिन अभी लिस्ट अभी भी पूरी नहीं है। सबसे ज्यादा बांध देखें तो चाइना के अंतर्गत बने हैं, लगभग 24,000 बांध वहां पर देखने को मिलता है। यानी सबसे विश्व के जितने भी जो बांध है उसका लगभग 40% तो अकेले चाइना के अंतर्गत, या चाइना वालों ने सबसे ज्यादा इस बांधों का जो है उपयोग किया है। उसके बाद अमेरिका है, और फिर तीसरे नंबर पर भारत है। तो लगभग 93% जितने भी जो बड़े बांध है वो केवल 25 देशों के अंतर्गत देखने को मिलते हैं, जिसमें भारत भी है। दुनिया भर में जितने भी जो वेब बांध है उसमें 100 सालों से ज्यादा जो वर्ष है उससे उसका निर्माण किया जा रहा है। मकसद क्या है कि नदी जल को नियंत्रित करना है, और जल प्रबंधन, बाढ़ नियंत्रण, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई के लिए इसे बनाया जाता है। यानी बिजली से ऊर्जा बनाना है, बाढ़ का नियंत्रण करना है, पानी जो व्यर्थ बह कर चला जा रहा है उसको मैनेज करना है, और
वाटर सप्लाई के लिए इसे बनाया जाता है। अब क्या होते हैं बड़े बांध, तो इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम्स के अनुसार अगर कहें तो जिन बांधों की लंबाई 15 मीटर, यानी 15 मीटर के हिसाब से कह सकते हैं कि ये लगभग 50 फीट के आसपास है या उससे ऊपर है, साथ ही जो 30 लाख क्यूबिक मीटर वाटर जो है उसको संजो सकते हैं, उसके अंदर रख सकते हैं, उसको हम बड़े बांधों की कैटेगरी के अंतर्गत रखते हैं। यदि दुनिया के समस्त बांधों को देखें तो ये लगभग 7000 से 8300 क्यूबिक मीटर पानी को संजोकर रख सकते हैं, जो कि साल भर में नदियों द्वारा बहने वाला जितना भी जो पानी है उसका लगभग 16% यानी केवल 60% पानी है जो वो कलेक्ट करते हैं। ये पानी इतना है कि जिससे कनाडा का लगभग 80% जो हिस्सा है वह 1 मीटर तक यानी 3 फीट तक का पानी ऊपर पानी का लेवल चढ़ सकता है। तो इतना पानी जो है इस बांधों के अंदर रखा जा सकता है। तो दुनिया के लगभग 40% उपज जो है वो भी इसी पर निर्भर है, यानी कृषि के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। अब ये जो बांध है ये दुनिया भर के कई बांध जो आज से लगभग 50 साल से अधिक पुराने हो चुके हैं। इसमें सबसे ज्यादा बांध जो है उत्तरी अमेरिका और एशिया के हैं, जहां पर लगभग 16,000 से अधिक बांधों की उम्र 50 से 100 वर्ष तक हो चुकी है, और वही 2300 से ज्यादा जो बांध है वो 100 वर्षों से पुराने। यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि जो बांध है वो काफी पुराने हो चुके हैं, और जब इस प्रकार के जो बांध हैं काफी पुराने हो चुके हैं तो इनके जो क्षमता है वो काफी घट चुकी है। और ऐसी स्थिति में अगर देखें तो अमेरिका में देखें तो इस प्रकार के लगभग 90,800 580 जो बांधों की उम्र है वो औसत एवरेज 56 वर्ष देखने को मिलती है। इसमें से लगभग 85% जो बांध है वो उम्र के अंतिम पड़ाव पर है, यानी कभी गिरने वाले हैं, पता नहीं आज गिरे या कल गिरे। इसी प्रकार से 30,000 बांध जो है चीन में काफी उम्र दाद, यानी उसका एक ये टाइम ड्यूरेशन होता है कि ये बांध जो है काफी लंबे, कितने लंबे तक चलेगा, तो 100-200 साल तो वो बूढ़े हो चुके हैं। तो ऐसी बात की अगर बात करें तो यहाँ पर जैसे कि भारत में एक मुल्ला पेरियर डैम को देखें तो लगभग 125 साल पुराना हो चुका है, जिसे 1895 में अंग्रेजों ने बनाया था और केरला के अंतर्गत स्थित है। 53.6 मीटर इसकी ऊंचाई है। और अगर एक रिपोर्ट के अनुसार माने तो इनमें से ज्यादातर जो बांध जो हैं वो 1930-1970 के बीच में बने हैं और 50 साल से पुराने हो चुके हैं, और ऐसी स्थिति में उनके कमजोर होने के निशान सामने नजर आने लगे हैं। तो जो शोधकर्ता है जिसका नाम है व्लादिमीर समथिन, वो बताए हैं कि जलवायु परिवर्तन और इस बांधों को और कमजोर कर रहा है। जैसे जैसे क्लाइमेट में चेंज आ रहा है तो क्लाइमेट में चेंज आने के कारण टेम्परेचर बढ़ रहा है, कम हो रहा है। ऐसे स्थिति में उसकी जो दीवारें हैं वो काफी कमजोर होती जा रही है। दूसरा, क्लाइमेट चेंज से उसमें अंदर जो वाटर की जो कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज हो रही है। तो जिस तरह से बाढ़ या जो चरम मौसमी घटनाएं की जो संख्या बढ़ रही है, यानी जितने भी आप देखें चरम घटनाएं और बाढ़ की व्यवस्था एक देखें, जैसे कि भारत के अंतर्गत अभी चमोली के अंतर्गत उत्तराखंड के अंतर्गत एक बड़ा बांध टूट गया, तो ये जो समस्या है वो वहां पर बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। उससे ये बांध बहुत जल्दी कमजोर हो रहे हैं, जो कि भारत जैसे देशों के लिए काफी बड़ी समस्या के रूप में जाने जाते हैं। तो इस प्रकार से जो पुराने और जर्जर होते हुए जो बांध है वो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या के रूप में देखे जा रहे हैं। तो बढ़ती उम्र के कारण लाखों लोगों के लिए जीवन का खतरा तो बनती है, साथ ही साथ अगर इसके मरम्मत और रख रखाव के खर्चों को देखें तो वो काफी बढ़ रहे हैं, जो जिनके चलते एक जो आबादी जो इसके निचले भागों में रह रही है उनके लिए काफी बड़ा खतरा हो रहा है। तो साथ ही सबसे महत्वपूर्ण खतरा केवल लोगों का नहीं, पर्यावरण को काफी बड़ा खतरा महसूस हुआ, क्योंकि इस बांध के साथ जो पानी आएगा एक साथ, और जो गाद जो मिट्टी आएगी वो काफी बड़ी समस्या को लेकर आएगी। अब क्या प्रभाव पड़ता है, तो सबसे बड़े अगर बड़े बांध जो हैं तो बड़े बांधों के क्या प्रभाव है, तो सबसे पहले तो पर्यावास का विखंडन, यानी बांध बनाकर नदी के जल को आपने रोक लिया, जिससे वो मछलियों के लिए एक अवरोधक के रूप में कार्य करते हैं, मछलियां उससे आगे नहीं जा पाएगी। तो मछलियां नदी के किनारों व जल के बहाव के साथ विचरण व तैरने की प्रवृत्ति करती है। ऐसे में ऐसे बांध के द्वारा जब आप पानी को रोक लोगे तो उसके प्रजनन, उसके डेवलपमेंट पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, और उसका जो असर है वह जल निकाय यानी पूरा का पूरा जो वाटर बॉडी है उसके जो वाटर साइकिल है उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से पर्यावास यानी मछलियों का जीवन आपको खतरे में देखने को मिलेगा। बाढ़ व आसपास के निवास का जो स्थान का है, विनाश ऑफ फ्लडिंग एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ सराउंडिंग हैबिटेट की बात करें तो जो नदियां रोक दी गई है वह एक जलाशय बनाती है, यानी वहां पर एक जलाशय बन गया,
और उसका जो जल है वो आसपास के क्षेत्रों में फैल जाता है। वहां पर फैल जाने पर बाढ़ की स्थिति हो जाती है। तो वहां का जो इकोसिस्टम है और वहां पर रहने वाले जो लोगों के जो आवास है, चाहे लोगों के आवास हो चाहे किसी जानवरों के आवास हो, उसकी जो हैबिटेट है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा बाढ़ जो है पौधे, वन्य जीवों और मनुष्यों के साथ कई जीवों को या फिर तो नष्ट कर लेती है या फिर उसे वह स्थान बदल कर किसी दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। तो इस प्रकार की जो समस्या है वह नजर आती है। फिर ग्रीन हाउस ये भी एक प्रभाव है। जो बांध है उसके आसपास के क्षेत्रों में जब पानी भर जाएगा तो पेड़ पौधे और जो जीव जंतु मर जाएंगे, और जब वो सड़ेंगे गलेंगे तो उसमें से जो गैसेज निकलेगी यानी जो कार्बन निकलेगा वो वायुमंडल में कार्बन का उत्सर्जन करते हैं। क्योंकि जब नदी का जो बहाव है वो रुक जाता है तो पानी काफी स्थिर हो जाता है, और स्थिर होता है तो जो वाटर बॉडी है उसके नीचे का जो तल है यानी जो बेस है वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अब ऑक्सीजन की कमी होने के कारण वहां पर एक ऐसी स्थिति बनती है कि जलाशय का जो तल है, जो बेस है, और बेस नहीं उसका जो ऊपर का जो इस हिस्सा है, वहां पर जितने भी जो अंदर की जो पदार्थ है उसका जब सड़ते हैं गलते हैं तो उसमें से मीथेन नाम की एक गैस निकलती है जो कि जलवायु परिवर्तन के अपना योगदान निभाती है। तो मीथेन का उत्सर्जन वहां पर होता है। फिर है बांध के पीछे अवसाद और तलछट का निर्माण। अब जैसे कि आपने डैम बनाकर बांध को रोक दिया है तो नदी का जो पानी है वह रुक गया, वो आगे नहीं बहेगा, और नहीं बहेगा तो वहां पर जो तलछट यानी जो सेडिमेंट है वो वहीं पर जमा हो जाएंगे। और बांध के पीछे जब सेडिमेंट जमा होते रहेंगे तो नदी के किनारे या डेल्टा, नदी का डेल्टा है, जलोढ़ पंख है, इस प्रकार के स्वरूप देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से अवसादन यानी सेडिमेंटेशन होने लगेगा तो वहां पर पेड़ पौधों और जो जीव है वो उसके अंदर आपको काफी भारी परिवर्तन देखने को मिल सकता है, यानी वो सेडिमेंट के अंदर पेड़ पौधे और जीव जंतु दबकर मर जाएंगे। इसी प्रकार से जो बहाव, जो तलछट का अपरदन है या डाउनस्ट्रीम सेडिमेंट का जो रीजन है, तो बांध में जब सेडिमेंट जो बह रहा है वो रुक जाएगा क्योंकि आपने दरवाजों से उसे बंद कर दिया, तो वहां पर प्रवाह में रुकावट के कारण तलछट की कमी हो जाती है, निरंतर बनी रहती है। अवसादों के अभाव में पानी का बहाव काफी तेज हो जाता है। जैसे जैसे समय के साथ नदी जो काफी गहरी होगी, संकीर्ण हो जाएगी, और इसका प्रभाव क्या होगा कि नदी में रहने वाले जितने भी जो जीव है वो उस पर उसका प्रभाव पड़ेगा। और पानी जब तेज गति से बहेगा तो जीवन समर्थन की क्षमता कमजोर हो जाएगी, और साथ ही साथ यानी जो जीव इसके अंदर रह रहे हैं वो काफी अच्छी तरीके से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, काफी तेज गति से वो आगे से आगे बढ़ते रहेंगे। इसके अलावा जो डेल्टाओं में पहुंचने वाला जो अवसाद है वह भी रुक जाएगा। देखो दोनों ही समस्या है, अवसाद रुक रहा है तो भी समस्या हो रही है, और अवसाद अगर बहकर जा रहा है तो भी समस्या है। तो दोनों ही स्थितियों में यहाँ पर आपको परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। तो सेडिमेंट कम पहुंचेगा तो डेल्टा क्रिएट नहीं होगा, वहां पर खादर बांगर, बेसिकली जो खादर वाले रीजन है वहां पर आपको एलुवियल सॉइल्स के जो डिपॉजिट्स है वो देखने को नहीं मिलेंगे, प्रोडक्शन आपका वहां पर कमजोर हो जाएगा। इस प्रकार की समस्या देखने। फिर है स्थानीय मछलियों की जो जनसंख्या पर नकारात्मक प्रभाव, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ लोकल फिश पॉपुलेशन। तो आमतौर पर जो स्थानीय मछलियां होती है, जो प्रजाति होता है, वो उनके प्रजातियों को हेतु पर्यावरण के अनुकूल नहीं बनाया जाता, अतः जो बांध बनाने के समय से ये जीवित नहीं रह पाती। परिणाम स्वरूप जो स्थानीय मछलियां हैं और मछलियों की जो लोकल जो प्रजातियां हैं वो धीरे धीरे लुप्त हो जाएगी। मछलियों की प्रजातियों के अस्तित्व के कई कारक होते हैं, जैसे प्रवासन मार्ग का मार्ग, यानी जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, वहां पर वो प्रजनन के लिए जाती है, अपने अंडर रखती है, तो वो आपने रोक लिया है। बाढ़ और पानी के प्रवाह में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, मैलापन, घुलित ऑक्सीजन, ये सारी सारी जो चीजें होती हैं वो मछलियों के अस्तित्व को प्रभावित करती हैं। जब बांध बनाता है या बांध के जब ढहने की प्रक्रिया होती है तो इस समय की जो समस्या है वो देखने को आती है। इसके अलावा नदियों के जो आंतरिक और बाह्य क्षेत्रों से जो कार्बनिक पदार्थ जो नीचे की ओर बहते हैं, बांधों के पीछे वो एकत्रित होने लगते हैं, ऑक्सीजन का उपभोग करना शुरू कर देता है, वहां पर शैवाल उगने लगते हैं और बड़ी मात्रा में वहां पर ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, तो वो उसको डेड चर्न यानी यहाँ पर सुपोषण या फिर ये यूट्रोफिकेशन की जो प्रॉब्लम है देखने को मिल सकती है। इसके अलावा बांध का जो जलाशय होता है उसकी सतह और गहराई के बीच तापमान में काफी अंतर देखने को मिल सकता है। प्राकृतिक रूप से नदी के जो जीव है उसका जो साइकिल है वो एक जटिल प्रक्रिया के रूप से विकसित होता है, और जब बांध द्वारा इस प्रकार से विषम तापमान और ऑक्सीजन रहित पानी छोड़ा जाता है तो नदी का जो वातावरण होता है वो काफी चेंज हो जाता है, और नदी के अंतर्गत ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, नदी के अंतर्गत तापमान में
चेंज आता है, तो उसके अंदर जितने भी जो जीव वगैरह रहते हैं तो वो आपको समस्या देखने को मिलती है। इसके अलावा मिथाइल मरकरी यानी जलाशय के आसपास जो पानी है जो स्थिर है, तो वहां पर जो सड़ने से जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनमें से कार्बनिक पदार्थों का जो अपघटन है अकार्बनिक पदार्थों के रूप में होता है। ऐसी स्थिति में मरकरी परिवर्तित यानी चेंज होकर मिथाइल मरकरी बनाती है, और मिथाइल और मरकरी मिलकर ये नदी के जीवों में संचित हो जाती है, और जो इन जीवों को खाता है तो उसके अंतर्गत भी आपको इस प्रकार के विषैले प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से बड़े बांध जो होते हैं वो बांध बनाए लेकिन इस प्रकार के नुकसान देखने को मिलते हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के अंतर्गत कई ऐसे तूफान आपके भूकंप आया है, तो उन बांध भूकंपों को भी इससे जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर बेसिकली हमें ये देखना है कि जो बड़े बांध हैं, तो बड़े बांध जो टूटते हैं तो उससे कौन कौन से नुकसान होता है। तो ये बड़े बांधों के नुकसान तो हो गए। अब हम बात करते हैं कि जो डैम फेलियर होता है, तो ये विकिपीडिया की एक साइट पर जाते हैं, तो वहां पर हम देखते हैं, तो मेनली हम देखते हैं कि कौन कौन से। अब बड़े बांध क्यों टूटते हैं, तो ये आपके देख सकते हैं कि सबसे पहले एक कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है वो काफी अच्छा नहीं होने के कारण इस प्रकार के जो बांध टूट जाते हैं। फिर कुछ डिजाइन के एरर होते हैं, उसके कारण टूट सकते हैं। इसके अलावा उसकी जो हाइट है वो भी प्रभावित करती है। इसके अलावा उसके अंतर्गत जो वाटर है वो किस प्रकार से है, तो वो हर प्रकार की एक चीजें देखने को मिलती है। तो इस प्रकार की जो बांध है, तो सबसे पहले हम बांधों की बात करें तो मेनली हम इंडिया के संदर्भ में देखते हैं कि कौन कौन से बड़े बांध जो अभी तक भारत के अंदर टूटे हैं और उसका क्या इम्पैक्ट हमारे इन्वायरमेंट के अंतर्गत रहा है। तो ये विश्व के अलग अलग बांध है। तो भारत में यहाँ पर देखिएगा ये पानसेत जो डैम है जो कि आपके पुणे के अंतर्गत है। 12 जुलाई 1761 के अंतर्गत ये पुणे का जो ये बांध है टूटा था, और इस बांध के टूटने पर यानी वहां पर फर्टिलिटीज यानी जो आपको नुकसान है वो कितना हुआ है, तो लगभग आप देखेंगे तो ये ब्रिटिश इंडिया का, सॉरी यहाँ पर रह गया, ये आपके 1917 में है। तो टिगरा बांध यहाँ पर टूटा था ब्रिटिश इंडिया में, 1000 लोग यानी फेल ड्यू द वाटर इनफिल्टरिंग थ्रू द सैंडस्टोन एंड फाउंडेशन पॉसिबली मोर फर्टिलिटी। यहाँ पर आपको इस प्रकार की समस्याएं देखने को मिली थी। इसके बाद हम बात करते हैं कि भारत के संदर्भ में और कौन से बड़े बड़े बांध टूटे हैं, तो पानसेत बांध। तो डैम विल ब्रस्ट ड्यू टू द प्रेशर एंड एक्यूमुलेटेड रेन वाटर, यानी प्रेशर और काफी पीछे वाले हिस्से में जो बारिश का जो पानी है वो काफी बढ़ गया था। टू प्रोटेक्ट द earthen dam from the flow of water, concrete blocks were the used instead of the steel reinforced concrete due to the steel shortage। यानी वहां पर निर्माण के अंतर्गत इस प्रकार की कई कमियां रही, उसके कारण वो बांध टूटा था। इसके अलावा फिर उसके बाद हम बात करें तो ये मच्छू डैम जो है जो कि मोरबी के अंतर्गत है, ये 1979 मोरबी जो है वो गुजरात के अंतर्गत है। और ये बांध जो टूटा था तो एक्चुअल ऑब्जर्व ये देखा गया था फ्लो फ्लोइंग इंस्टेंस द रेनफॉल रीच द, यानी रेनफॉल काफी बढ़ गया था, और इस का जो डिजाइन था वो इसके मुताबिक नहीं था, यानी इसकी जो हाइट और उसका जो चौड़ाई थी वो इस प्रकार से नहीं था। तो इसके कारण यहाँ पर आपको काफी समस्याएं देखने को मिली। इसके बाद भारत के जो बांध हैं उस बांधों के अंतर बात करें, नेपाल का हो गया, रशिया का हो गया, जापान, वियतनाम, भारत के बांध हैं ये यहाँ के आ गया। ये आपका टिवेर बांध जो है 2019 में रत्नागिरी जो डिस्ट्रिक्ट है, रत्नागिरी कहाँ पर है, ये आपके महाराष्ट्र के अंतर्गत है। तो यहाँ पर हैवी रेन्स के कारण ये टूट गया था, और टूटने के बाद वहाँ पर काफी समय, फिर उसके बाद लेटेस्ट है जो 2011 में जो उत्तराखंड के अंतर्गत हुआ, तो 7 फरवरी 2021 को ये आपके नंदा देवी जो नेशनल पार्क है जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है अंडर द आपके गढ़वाल हिमालय का जो क्षेत्र है जो उत्तराखंड के अंतर्गत है। तो यहाँ पर जो चमोली जो उत्तराखंड का जो क्षेत्र है, तो वहां पर ऋषि गंगा डैम जो था वो टूट गया बाय द एवलांस, यानी वहां पर एवलांस हुआ, यानी वहां पर आपको लैंडस्लाइडिंग या फिर जो कह सकते हैं कि मिट्टी का काफी जो बड़ा हिस्सा है वो टूटकर उस पर गिर गया। तो जो ग्लेशियर जो ब्रस्ट हुआ, यानी एक ग्लेशियर के टूटने तथा एवलांस दोनों ही क्रियाओं के कारण ये जो बांध है वो टूट गया। तो वहां पर आपके तपोवन हाइड्रो पावर जो प्लांट है वो टूटा, और काफी जो लोग हैं वो मृत्यु को प्राप्त हुए। तो इस प्रकार से जो बड़े बांध होते हैं, तो बड़े बांधों के कारण कई प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती हैं।
जो बांध टूटते हैं तो बांध टूटने के साथ जो वाटर जो डिस्चार्ज होता है, काफी भारी मात्रा में जो पानी निकलता है, तो वो पानी जो होता है अपने साथ बड़ी मात्रा में पेड़ पौधों वनस्पतियों को नुकसान पहुंचाता है, तथा साथ ही साथ उस एकदम से जब पानी आता है तो कई जीव जंतु जो रहता है उसकी जो जद उसकी हद या उसके जो एरिया के अंतर्गत आते हैं तो वो भी बहकर चले जाता है। इसके अलावा उसके साथ फ्लड के साथ जो सेडिमेंट जो फ्लड के साथ जितना भी जो कचरा सेडिमेंट रहेगा वो रास्तों को ब्लॉक कर देगा और उस सेडिमेंट के नीचे वनस्पतियां भी दबेगी, जीव भी दबेंगे। और वनस्पति और जीव जब काफी लंबे समय तक दबे रहेंगे तो उसका जो अपघटन सही तरीके से नहीं होगा, वहां पर महामारी जैसी समस्या हो सकती है। वहां से मीथेन गैस का उत्सर्जन होगा जो क्लाइमेट चेंज का एक कारण बनती है। तो इस प्रकार से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष वहां पर समस्याएं सामने आती हैं। इसके अलावा जब बड़े बांध इस प्रकार से टूटते हैं तो टूटने के बाद उसके रास्ते में आने वाले जितने भी जो रहवासी क्षेत्र है, जो शहर है चाहे गांव है, वो पूरे के पूरे नष्ट हो जाते हैं। तो इसके लिए वहां पर पुनर्वास की जो समस्या है वो भी सामने आती है। तो इस प्रकार से एक पर्यावरणीय समस्या के रूप में बड़े बांध हैं उनको देखा जाता है। इसके अलावा जब बांध को बनाया जाता है उस समय भी कई प्रकार की पर्यावरणीय समस्या आती है, जैसे कि जिस एरिया के अंतर्गत आप बांध बना रहे हो तो बांध वाला जो रीजन है उस क्षेत्र के अंतर्गत आपको भारी मात्रा में पेड़ पौधों को काटना पड़ेगा। और भारी मात्रा में जब पेड़ पौधों को आप काटोगे तो वहां की जो वनस्पति है वहां पर आपको काफी नुकसान पहुंचाना पड़ेगा। वहां के जो जीव जंतु है उसको किसी दूसरे क्षेत्रों के अंतर्गत आपको लेना। टिहरी का बांध का जो परियोजना है वही किसी प्रकार इसी प्रकार से विवादों के अंतर्गत रही थी। इसी प्रकार से जितने भी जो बांध है, चाहे हीराकुंड है, चाहे डीवीसी है, चाहे कोई भी जो बड़े बांध है, उसको बनाते समय पर्यावरण की जो समस्या होती है वो उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। एक और नई पर्यावरणीय समस्या के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।